नमस्कार, स्वागत है आपका IT9 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिडकैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिडकैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद आज जो शुरुआत हुई थी बाजार की, काफी गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन गिरावट की कोई ऐसे पुख्ता रीजन थे नहीं, तो रिकवरी भी बहुत शानदार रही। और एक वक्त ऐसा भी हुआ कि निफ्टी बाकायदा 28,500 के ऊपर जाकर कारोबार करने लगा था। लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और वॉलेटिलिटी के पीछे की वजह यह है कि सामने एक्सपायरी खड़ी है। 29 तारीख को ये इस मंथली सीरीज की एक्सपायरी होने वाली है। उसके पहले थोड़ा इस तरह का माहौल आप देखेंगे। फिर से हम देख रहे हैं निफ्टी 250 अंकों की गिरावट पर कारोबार कर रहा है 24,800 के आसपास। 24,800 एक बढ़िया सपोर्ट लेवल था। देखते हैं कि क्लोजिंग बेसिस पर क्या निफ्टी इसको बचा के रखने में कामयाब हो पाता है या नहीं। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक भी हरे निशान में आया था। हरे निशान में आके बाकायदा 200 अंक ऊपर भी चला गया था, लेकिन फिर से बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं और 200 अंक नीचे कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक, लेकिन 55,000 के स्तर को होल्ड करने में कामयाब है। आज अगर आप बाजार को देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट से भी उतना समर्थन नहीं है। हालांकि तेजी वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। 1336 शेयर इस वक्त मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और उसके मुकाबले 1306 शेयरों में फिलहाल आपको गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट की वजह बाजार में आज ये है कि इंडिया विक्स में नरमी नहीं आ रही है। 5.25% का उछाल 19 के आसपास का इंडिया विक्स ये बाजार को परेशान किए हुए हैं। अगर इंडिया विक्स नीचे आता है तब तो जाके आप राहत की उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रेशर, ये टेंशन बना रहेगा। तो चलिए शो में आगे हम तमाम मिडकैप शेयरों को लेकर चर्चा करेंगे। अपने एक्सपर्ट को जोड़कर हम इंडेक्स का व्यू लेंगे और आपके लिए ट्रेड कहां पर बन रहे हैं अगले 3 घंटे के लिए ये भी समझने की कोशिश करें। लेकिन एक खबर आ रही है जीएसटी को लेकर कि जीएसटी में रिफॉर्म को लेकर आज वित्त मंत्री CII जो कि इंडस्ट्री बॉडी है उसके प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने वाली है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ हैं जो इस बैठक को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। प्रकाश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है अगले महीने यानी कि जून में, और उसके पहले वित्त मंत्री ये चाहती हैं कि जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं उनके क्या व्यू पॉइंट है जीएसटी में, जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो, रेट रैशनलाइजेशन हो या ओवरऑल रिफॉर्म्स जो हो जीएसटी से संबंधित वो किस तरीके से हो और इंडस्ट्री की राय क्या है, उसको समझने के लिए आज एक इम्पॉर्टेंट बैठक है करीब 6 बजे के आसपास, जहाँ पर CII के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वित्त मंत्री से मिलेंगे और तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा होगी। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से CII के रिप्रेजेंटेटिव्स जो रिकमेंडेशंस हैं वो वित्त मंत्री को सौंप सकते हैं, जिसमें तमाम तरह की जो सिफारिशें हैं वो की जा सकती हैं जीएसटी रिफॉर्म से संबंधित। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट मसला है वो रेट रैशनलाइजेशन से संबंधित है, सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है, उस पर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जो ITC रिफंड का मसला है जिसमें इंडस्ट्री अपनी सिफारिशें वित्त मंत्री को सौंप सकती है और उसके हिसाब से फिर आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी और आम सहमति बनने पर फिर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में, क्योंकि जून महीने में बैठक है और उसके पहले जो दूसरे इंडस्ट्री चैम्बर्स हैं उनके साथ भी वित्त मंत्री बैठक कर सकती हैं जीएसटी रिफॉर्म से संबंधित। आपको पता है कि जो नेक्स्ट फेज ऑफ रिफॉर्म्स होने जा रहा है जीएसटी में वो रेट रैशनलाइजेशन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर GOM का गठन हुआ है, कई दौर की बैठकें हो गई हैं, GM को अपनी सिफारिशें सौंपनी है काउंसिल को और उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। पिछली बैठक में GOM ने अभी तक क्या प्रगति की है, कितनी बैठकें हुई हैं और ये बैठक किस तरफ इसका टारगेट क्या है, ये तमाम मसलों पर चर्चा हुई थी। लेकिन इस रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है और उसके बाद बड़े रिफॉर्म्स हम देख सकते हैं जीएसटी के तहत, जिसमें एक प्रस्ताव ये भी है कि जो 12% और 18% का स्लैब है उसको मर्ज करके 15% का स्लैब कर दिया जाए। कुछ प्रोडक्ट्स जो कि 5% स्लैब में हैं उनको 0% कैटेगरी में डाला जा सकता है, या जो 5% में है उनको 12% में, कुछ 12% के प्रोडक्ट को 5% में। तो एक कंप्लीट हम ओवरहॉल देख सकते हैं, कंप्लीट रैशनलाइजेशन देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा रिफॉर्म होगा, लिहाजा वित्त मंत्री तमाम इंडस्ट्री चैम्बर्स के साथ बैठक करके उनकी राय जानना चाहती हैं इस फैसले से पहले। जी ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया। तो कई सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जहां पर दरों को थोड़ा सा घटाया भी जा सकता है। फिलहाल जीएसटी के 4 स्लैब हैं,
5%, 12%, 18%, 28%। हो सकता है कि आप जैसा कि प्रकाश बता रहे हैं कि 12 और 18 वाले को क्लब करके 15% का एक रेट बनाने पर चर्चा चल रही है। देखते हैं कि क्या कुछ रिकमेंडेशन जाता है सीआई की तरफ से। बाकी भी इंडस्ट्री बॉडी हैं, उनसे भी वित्त मंत्री चर्चा करेंगे और उसके बाद एक समन्वय बनाकर कोशिश की जाएगी एक आम राय बनाने की भी। प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन चलिए शो में आगे बढ़ेंगे। मिड कैप की हम बात कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, बाजार में तो हम देख रहे हैं कि माहौल थोड़ा सा डामाडोल है। बीच में ऐसा लगा कि नहीं, रिकवर करके बाजार ऊपर आया तो टिकने की कोशिश भी करेगा, लेकिन वो हुआ नहीं, अटेम्प्ट फेल हुआ। वोलेटाइल काफी ज्यादा है, 24,900 के आसपास निफ्टी को देखेंगे आप, 125 अंकों के आसपास की गिरावट है। और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है इस वक्त 65 अंकों के आसपास की है। अभी 2 मिनट पहले 200 अंक नीचे था निफ्टी बैंक। तो आप एक्सपायरी के नजदीक थे या नजदीक हैं, या आप मान के चलिए कि इस तरह के वाइल्ड स्विंग्स आपको इंडेक्स के लेवल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन है कटती हैं, तेजी से जुड़ती हैं, वो चीजें नोटिस करने वाली चीज होगी। लेकिन 3 तस्वीरें जरा मिडकैप के लेकर आइए, जिससे पता चल जाएगा कि मिडकैप में आज क्या हो रहा है। तो पहली तस्वीर में आपको दिखेगा स्नाइडर इलेक्ट्रिक का शेयर, नतीजे इसके अच्छे आए हैं और अच्छे नतीजों से 9% की दौड़ लगा रहा है। ये शेयर मुनाफा 3 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ रुपए पर आया है, तो बेहतरीन नतीजे, और उसके चलते ये शेयर चल रहा है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जीआईसी आ रही है 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है, और इसकी वजह यह है कि नतीजे कमजोर रहे हैं। मुनाफा 7% गिर के 2,376 करोड़ रुपए पर 63 करोड़ रुपए पर आया है। एक और मिडकैप कंपनी महाराष्ट्र सीमलेस, मुनाफा 11% बढ़ा, आय 13% बढ़ी, नतीजे हर फ्रंट पर अच्छे हैं, तो शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें, फटाफट अपने एक्सपर्ट को जोड़ेंगे, एक इंडेक्स का व्यू लेंगे। आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल और डेरिवेटिव एक्सपर्ट हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है एक बार फिर से आपका एटीएन और स्वदेश पर। चलिए सीधे शो की शुरुआत कर लेते हैं, इंडेक्स का व्यू लेते हैं, उसके बाद हम सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ेंगे। पहले लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। मानस जी, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी हो रही है बाजार में, ऐसा लग रहा है कि नहीं 29 तारीख को नहीं, आज ही एक्सपायरी होनी है। मतलब बहुत ही वाइल्ड स्विंग्स हैं। आप क्या सलाह देंगे मानस जी? कोई रीजन नहीं है बाजार के गिरने के, ऐसा नहीं कि कोई ग्लोबल संकेत खराब हो, कोई मैक्रो डेटा खराब हो गई हो, एफआईज की बिकवाली आ गई हो, कुछ भी नहीं है। क्या सलाह होगी आपकी, इस डिप को बाय करना है? तो देखिए, अगर हम पहले तो नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है अभी तक, क्योंकि निफ्टी हायर टॉप्स हायर बॉटम्स के साथ 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव लगता है। लेकिन आज इंट्राडे सेशन में जिस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, वहां पर मेरे हिसाब से तो ट्रेडिंग करना बिल्कुल असंभव है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को रहने दें वहां पर इंट्राडे के लिए, या तो 1 से 2 दिनों की ट्रेडिंग ना करें। बेहतर रहेगा कि आप स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर आपको ट्रेंड दिख रहा है वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेवल्स की बात करें तो मेरे ख्याल से आज का लो निफ्टी के हिसाब से बहुत ही अहम है। 24,700 के नीचे अगर निफ्टी जाएगा तो वीकनेस देखने को मिलेगी। उस केस में 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,600 है वो टेस्ट हो सकते हैं। उसके नीचे जाके 24,400 के लेवल्स भी टेस्ट हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 24,700 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। और अब ध्यान रखिए, खरीदारी तभी करें जब स्टॉक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। 25,000 से लेकर 25,100 125 तक में काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो अगर 25,125 के ऊपर निकले तो ही आपको निफ्टी में खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। और देखिए, उसी तरह बैंक निफ्टी के लेवल्स भी ध्यान रखिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 54,900 का स्टॉप लॉस लगा ले, और बैंक निफ्टी में खरीदारी करने के लिए इंतजार करिए। अगर ब्रेकआउट 56,000 के ऊपर देखने को मिले तभी बैंक निफ्टी में खरीदारी करिए। ठीक है, मानव जी की खासियत है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, बोलते वक्त भी कोई हिचकिचाहट नहीं अपने लेवल्स को लेकर। 25,100 की रेंज जो हमने देखा था कि निफ्टी फंसा था, हमने आपको कहा भी था कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का, और उसको पार कर नहीं पाया। और हम देख रहे हैं कि आज तो रिवर्स गियर लग गया है। लेकिन 24,700 ये लेवल अगर टूटा तो फिर बिकवाली थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। हालांकि आज बाजार ने इसको बचाया है। आज का जो लो है 24,747 का है निफ्टी का। और निफ्टी बैंक खरीदना तब है जब 56,000 के ऊपर निकल जाए, मतलब नए हाइस के आसपास जाए, और उसके बाद आगे की चाल हम देखेंगे। फिर तो और भी ट्रिगर मिल जाएगा बाजार के लिए। ठीक है,
अगला हफ्ता मतलब जून का जो पहला हफ्ता होगा वो बड़ा क्रूशल है, स्पेशली निफ्टी बैंक के लिए, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी होने वाली है 4, 5, 6 जून को एमपीसी की बैठक है और 6 जून को आरबीआई की पॉलिसी आएगी। और उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई की तरफ से रेट कट का तोहफा फिर से मिल सकता है। इस साल वैसे भी 2 से 3 बार दरों में कटौती की उम्मीद है, तो ट्रिगर बनेगा। थोड़ा वेट करना सही रहेगा, इंडेक्स के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टॉक्स पर आते हैं मानस जी, फिर आप बताइए कि क्या खरीदना है, आपके हिसाब से मौके कहां पर हैं? दो स्टॉक मेरी नजर में है। पहला तो है टाटा केमिकल्स। यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखें तो हाई टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन तो मेरे ख्याल से 2 दिन पहले स्टॉक ने दिया था, लेकिन आज स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला है, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो टाटा केमिकल्स में खरीदारी की जा सकती है। 889 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 925 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में। और दूसरा स्टॉक बंधन बैंक का है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन 3-4 दिनों का समय बिताया 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। आज वापस जब रिकवरी देखने को मिल रही है तो स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मूव के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है बंधन बैंक। तो यहाँ पर भी खरीदारी करिए, 167 का स्टॉप लॉस लगा ले और टारगेट 176 के सेट करें। ठीक है, बंधन बैंक हो गया, टाटा केमिकल हो गया। टाटा केमिकल के बारे में हम सुबह चर्चा कर भी रहे थे कि यहाँ पर अच्छी लॉन्ग बिल्डअप हो रही है, शुरुआती सेशन में ऐसे संकेत मिले थे। बंधन बैंक की अगर बात करें तो बिल्कुल इसमें ना स्टॉप लॉस का ध्यान बड़ा आप रखिएगा, खास तौर से छोटा भी ट्रेड हो, अगर छोटा मुनाफा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेवल्स ध्यान रखें। 167 स्टॉप लॉस है, 176 का टारगेट है, 6 रुपये मिल जाए निकल जाएगा, ज्यादा उम्मीद करके इससे मत चलेगा। बंधन के साथ साथ एक बार जरा आरबीएल भी चेक करेंगे मानस जी, आरबीएल में कोई स्ट्रेंथ आपको दिख रही है? देखिए आरबीएल बैंक की जहां तक बात है, एक पॉजिटिव चीज है कि करीब 5 दिनों के करेक्शन के बाद फाइनली 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया। लेकिन इंट्राडे चार्ट पे एक प्राइस रेजिस्टेंस है 212 रुपए का। अगर 212 के ऊपर जाएगा तो आप एक पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में आपको 208 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, 220 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। हालांकि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है थोड़े से लंबे समय के लिए तो बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज तोड़ नहीं रहा है स्टॉक। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए 202 रुपए के नीचे, और पोजीशन के हिसाब से भी बने रहिए। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से बने रहने की सलाह है। एक शेयर और जरा मैं चेक कर लेता हूं। बर्जर पेंट ने शुरुआत कमजोर की है, लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग की कोशिश हो रही है। ये एफर्ट क्या रंग ला पाएगा बर्जर में मानस जी? टिक पाएगा? अभिषेक जी देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, स्टॉक अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और अब एक प्राइस सपोर्ट है 544 का। अगर 544 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी, उस केस में आपको 525 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 544 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, और खरीदारी करने के मौके तब भी ढूंढिए जब स्टॉक एक ब्रेकआउट 565 के ऊपर दे। ठीक है, 565 के ऊपर जब ब्रेकआउट दिए तो ही खरीदने की कोशिश कीजिएगा, और वो लेवल है यहां से 15 रुपये 15 पैसे दूर, 549 रुपये 85 पैसे का भाव आपको फिलहाल बर्जर पेंट का दिखेगा। कुछ और शेयर लेकर आते हैं। ये तो मानस जी ने जो स्टडी किया और जो कुछ थोड़े रडार पर आ रहे थे वो शेयर हमने पूछ लिए, लेकिन आपके मन में चल रहा होगा कि बहुत सारे शेयर आज चल रहे हैं, गिर रहे हैं, उनमें करना क्या है, तो उनकी सूची हमने भी आपके लिए बना रखी है, ऐसा नहीं है। भारतीय हेक्सा आज ऊपर है, आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड ये शेयर चल रहा है। भारत डायनेमिक्स में आज तेजी हम देख रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, कॉनकॉर, ये डिफेंस वाला खेमा थोड़ा सा एक्टिव है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से एक बयान आया है और एएमसीए प्रोग्राम को हरी झंडी मिली है, उसके चलते ये डिफेंस वाला खेमा थोड़ा फिर से एक्टिव होता हुआ दिख रहा है। मानस जी, इनमें से कोई शेयर जहां पर लगता हो आपको कि मूव सस्टेनेबल होंगे? इस सब स्टॉक के जो ट्रेंड है वो तो बहुत पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो लंबे समय के लिए तो कहीं पे डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बने रहिए। बस आपको टाइम टाइम अपने स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहने हैं। अगर एक ट्रेड लेना होगा इस स्पेस से करंट लेवल्स पे तो वो कंटेनर कॉर्पोरेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए तो कंटेनर कॉर्पोरेशन में 734 का स्टॉप लॉस लगा ले, और अब नए टारगेट 800 रुपए के आसपास करेंगे। ठीक है, 800 रुपए की टारगेट होंगी कंटेनर कॉर्पोरेशन यानी कि कॉनकॉर के लिए। 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, डे हाई के आसपास है।
कुछ गिरने वाले शेयर भी चेक कर लेते हैं कि और गिरेंगे या फिर आपको काउंटर बाई करना है। तो बीएसई में आज एक कमजोरी है, कहीं ना कहीं हैंगओवर है कि जो मंगलवार की एक्सपायरी है, क्या एनएसई की अर्जी मंजूर हो जाएगी तो ये बीएसई के लिए झटका होगा। आज बीएसई के शेयर में हम कमजोरी देख रहे हैं। एसीसी का शेयर आपको कमजोर दिखेगा। एसीसी चूंकि अब मानसून आ गया है, समय से पहले आ गया है, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, थोड़ी सी होम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में थोड़ी सी कमी आती है तो उस वहाँ पर दबाव है। एबी कैपिटल आप कमज़ोर दिखेगा। आईजीएल के शेयर में आज थोड़ी थोड़ी सी नरमी हमें देखने को मिल रही है। तो ये कुछ शेयर हैं जहाँ पर कमज़ोरी है। कहीं शॉर्ट के मौके आपको मानस जी दिख रहे हैं इन शेयरों में? जो स्टॉक बताए उसमें से मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि कहीं पर एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए। हालांकि इन जितने स्टॉक आपने बताए उनमें से अगर कोई वीक स्ट्रक्चर है तो वो एसीसी का है। एसीसी अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर खरीदारी बिकवाली इसलिए नहीं करनी है क्योंकि नीचे की तरफ 1920 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो एक रेंज में है। अगर खरीदारी करेंगे एसीसी में तो 1980 ब्रेक हो जाने थे तभी खरीदारी करें। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 1920 का स्टॉप लॉस लगा लें। 1920 का स्टॉप लॉस लॉन्ग है, तो लॉन्ग करना है तो 1980 निकल जाने दीजिए। आराम थोड़ा समय दीजिए, इसको आराम से इसको लीजिएगा। एसीसी वैसे भी थोड़ा सा ना सीमेंट से अभी आप थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा दूर रहे वही अच्छा। आप देखिए अल्ट्राटेक कमजोर है, ग्रासिम कमजोर है, श्री सीमेंट कमजोर है, इंडिया सीमेंट कमजोर है, डालमिया भारत कमजोर है, सारे के सारे शेयर कमजोर हैं क्योंकि निश्चित तौर पर उनकी बिक्री प्रभावित होगी, चाहे वो साउथ वाली कंपनीज हो या फिर नॉर्थ फोकस्ड हो या फिर पैन इंडिया वाली कंपनीज हो, सबके लिए थोड़ा सा ये नेगेटिव है। वैसे भी सीजनली जो Q1 होता है ये सीमेंट वाली कंपनीज के लिए थोड़ा सा कमजोर जरूर रहता है। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक ऑप्शन का अच्छा ट्रेड आप ले जानेंगे और कुछ और बढ़िया वैल्यू पिक समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से। आप नहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी है, 2 दिनों की तेजी पर आज ब्रेक लगी है, थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है और बाजार एक्सपायरी के जैसे से नजदीक जा रहा है, थोड़ी वोलेटिलिटी के भी संकेत दे रहा है। आज काफी ज्यादा उठक पटक हो रही है बाजार में। निफ्टी शुरुआती गिरावट से उभरकर हरे निशान में आया था, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि कमजोर है, 150 अंकों के आसपास की गिरावट है। लेकिन ऑप्शंस में आप कहां पर दांव लगाकर अच्छे पैसे बना सकते हैं, चलिए ये जानते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ हैं। अमोल जी बहुत शुक्रिया आपका। बताइए आज कौन सा शेयर आपके रडार पर आया है और कौन सा ऑप्शन चुना है आपने? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। टीसीएस के साथ जाना चाहूंगा। जून सीरीज का 3600 का कॉल ऑप्शन देख रहा था। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, 50 रुपीज के आसपास अभी चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 90 और 100 के। स्टॉप लॉस रहेगा उसका 30 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 8750 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3500 का। काफी कंसोलिडेट हुआ है ओवरऑल। आईटी भी और टीसीएस भी देखेंगे तो एक डीप कंसोलिडेशन हुआ है। रिवर्सल फॉर्मेशन है, आज थोड़ा दबाव में जरूर है बट कोई बड़ा सपोर्ट अभी भी स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया। 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है आई थिंक ओवरऑल सेटअप अच्छा है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो एक टीसीएस में एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, टीसीएस वैसे 1% कमजोर है, वोलेटाइल ये भी शेयर है और हालांकि 36 वाली कॉल खरीदने की आपको सलाह दे रहे हैं अमोल। 50 रुपए के भाव पर है। लक्ष्य 90 रुपए, 100 रुपए, स्टॉप लॉस 30 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 8750 का, अधिकतम नुकसान 3500 रुपए का। थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा सा जांच परख के आप कोई भी सौदा लीजिएगा। बाजार काफी ज्यादा वोलेटाइल हो रहा है। कई बार ना मूव्स को पकड़ना, फिर हमें बताना, फिर हम आपके लिए सामने लेकर आते हैं, तब तक तो काफ़ी स्विंग हो जा रहा है। ये एक तनाव की चीज़ ज़रूर है। बहरहाल अमोल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक दो स्टॉक और ज़रा उठाते हैं। हाँ, हमारे साथ मानस जी बने हुए हैं। मानस जी एक बार ट्रेंड ज़रा चेक करेंगे। ट्रेंड में हम काफ़ी अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं, क्या ये सस्टेन करेगा? देखिए पैटर्न तो पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक जब करेक्ट हुआ था तो ये 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक ने सपोर्ट किया। रिकवरी में 200 डे मूविंग एवरेज को आज रीगेन किया है।
अब देखिए पॉइंट की एक बार यहाँ पर सस्टेन होने लगे तब ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं थोड़ा वेट करना प्रेफर करूंगा। अगर 5620 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा 5620 के ऊपर, तब खरीदारी करेंगे। 5580 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और नेक्स्ट टारगेट 5875 तक के हो सकते हैं ट्रेंड में। 5875 तक की टारगेट हो सकते हैं ट्रेंड में और लोअर लेवल से चीज़ें ठीक दिख रही हैं। एक शेयर मानस जी, मैं आपसे ना एक नहीं है, मैं आपसे दो शेयर पूछूंगा और दोनों कॉन्ट्रा बाई के लिहाज से आपका जहां कंफर्ट होगा वहां बताइएगा। एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, M&M है, और दूसरा है गोदरेज कंज्यूमर। दोनों में से आपको क्या सही लग रहा है? मान लीजिए किसी को थोड़ा सा रिस्क लेना ही है और बढ़िया पैसे बनाने हैं तो देखिए अगर थोड़ा रिस्क लेना है तो आई थिंक M&M पे ध्यान देना बेटर रहेगा, क्योंकि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। और अगर आप ध्यान दें तो पिछले 4 दिनों से स्टॉक ने 22 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे नहीं गया है। बट फिर भी थोड़ा वेट करिए एक ब्रेकआउट का। अगर आप इंटरडे चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर एक रेजिस्टेंस है 3070 का। अगर 3070 के ऊपर निकले तब बहुत कंफर्ट आ जाएगा, तब आप 3015 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और टारगेट आप 3200 के सेट कर सकते हैं। बढ़िया है। 3081 देखिए आज आपको इसका हाई दिखेगा। 3070 के ऊपर निकल जाए तो फिर इसको बाई कीजिएगा। बढ़िया शेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़िया फॉर्मेशन भी है और आज एक दिन के डैमेज से आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको अपने रडार पर आप रख के ज़रूर चलिए। चलिए, लेकिन अगर आपको लंबी अवधि का निवेश करना है, अगर आपको पूंजी बनाना है थोड़ा स्टॉक को होल्ड करके समय देकर, तो आपकी नज़र कहाँ पर होनी चाहिए ये समझ लेते हैं मार्केट के महारथी से, मिड के महारथी से। और आज की मिड कैप महारथी में हमारे खास मेहमान हैं SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। सनी जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बताइए आज कहां पर आपकी नजर है और मिड कैप में कहां मौके बन रहे हैं? या गुड आफ्टरनून एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज मैं ऑयल एंड गैस सेक्टर से HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम को चूज करना चाहूंगा मिड कैप के तौर पर। 80,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और हमारा जो फेयर वैल्यू है 470 का रहेगा विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 1 ईयर। अगर आप कंपनी के नतीजे देखेंगे Q4 में अच्छे डिसेंट नतीजे कंपनी ने पेश किए थे, जहां हमने देखा कि EBITDA और पैट तकरीबन 21% और 18% ग्रो हुआ था। और एट द सेम टाइम इसमें जो आगे आने वाला जो ग्रोथ ट्रिगर है वो है इनका जो बड़ा कैपेक्स है, वो अभी कंप्लीशन के मोड पर है। तो अगर आप देखेंगे कि इनकी जो नई रिफाइनरी है बार्मर में, उसका कमीशनिंग सेकंड क्वार्टर ऑफ FY26 से आते दिखेगा, जिसका बेनिफिट सेकंड हाफ ऑफ FY26 में प्ले आउट होते दिखेगा। अगर हम नंबर्स की बात करें तो हमारा ये मानना है कि FY25 में कंपनी ने 7,300 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, जो बढ़ करके FY26 में 9,300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी दर्ज कर सकती है। और FY27 में ये प्रॉफिट बढ़ के 10,300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आएगा। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड हो रही है, तकरीबन 8 to 9 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। और रिटर्न रेशियो हमें लगता है कि जो 16 से 18% की जो रिटर्न रेशियो है कंपनी मेंटेन करेगी आगे आने वाले समय में। लोअर क्रूड ऑयल प्राइस के चलते जो बेनिफिट है वो भी डेफिनेटली प्ले आउट होते नजर आएगा। तो HPCL को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है सनी, वैसे ही बताइए HPCL आपने बताया कि 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये मार्केट कैप के हिसाब से मिड कैप कैटेगरी में फॉल करती है या फिर लार्ज कैप में आ जाती कंपनी है? नहीं, ये एक्चुअली मिड कैप कैटेगरी में आएगी, क्योंकि अगर आप सेबी के जो क्लासिफिकेशन देखेंगे, टॉप 100 कंपनीज आर बाय मार्केट कैप लार्ज कैप कंपनी, देन बिटवीन 101 to 150 इज मिड कैप कंपनी। ओके, ठीक है। HPCL बढ़िया कंपनी, सरकारी कंपनी, समय दीजिए इसको। क्रूड सपोर्टिव है इसके लिए, 470 का टारगेट है, 1 साल के लिए आपको इसको होल्ड करके रखना है। चलिए इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। सनी जी और मानस जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यू देने के लिए, हमारे दर्शकों की कमाई करने में मदद करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के तुरंत बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस। आपने जाएगा नहीं। नमस्कार।